हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के झारखंड बोर्ड के सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेट 5 है। सेट 1 से लेकर सेट 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो जिन्होंने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आपको पता है दूरी सूत्र से पहला क्वेश्चन दी जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी निकालिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमने पहली बिंदु को ए और दूसरी बिंदु को बी मान लिया है। ये 2, 3 है और ये 4, 1 है। तो पहली बिंदु को हम लोग x1 y1 कहते हैं, दूसरी को x2 y2 कहते हैं। तो दूरी सूत्र से हमें दूरी ए बी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस एक्स टू की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू की होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए x1 माइनस एक्स टू, तो x1 की वैल्यू यहाँ 2 है और x2 की वैल्यू यहाँ 4 है। तो ये 2 माइनस 4 की होल स्क्वायर हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये 3 माइनस 1 की हो जाएगी होल स्क्वायर। यहाँ से घटा लेंगे तो -2 हो जाएगी, यहाँ से घटाएंगे तो +2 मिलेगी। फिर दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे तो दोनों प्लस में ही हमें मिलेगी यहाँ पे। तो ये भी 4 प्लस में, ये भी 4 प्लस में, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगी। फिर 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट से ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे एक 2 की पेयर बनेगी तो 2 बाहर आ जाएगी, एक √2 नहीं बनेगी तो रूट में रह जाएगी। फाइनली इसका ये आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इन सब का मैंने पीडीएफ के रूप में बना लिया है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई है यदि सेक ए इक्वल टू 13/12 हो तो हमें साइन ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। तो सेक ए की वैल्यू यहाँ पे 13/12 दी गई है। तो सेक की रेशियो हमें पता है कि ये h/b होती है। तो हमने h को 13 और b को 12 ले लिया है। h को 13 के और b को 12 के हमने मान लिया है, जहाँ पे k कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है हमें p निकालनी है। तो p यानी कि लंब की जो फॉर्मूला होती है √h² माइनस b² होगी। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। h की वैल्यू 13k की स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 12k की स्क्वायर हो जाएगी। दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे हम लोग और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगी 169k²। यहाँ पे 12k की स्क्वायर करेंगे तो 144k² हो जाएगी। दोनों को घटा लेंगे 25k² हो जाएगी। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 की 5 हो जाएगी, k² से k मिलेगी। फाइनली ये हमारी p की वैल्यू है। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन में हमें पता है p/h की रेशियो होती है। p की वैल्यू अभी हमने निकाला था 5k और डिवाइडेड बाई h की वैल्यू यहाँ पे देखिए 13k है। तो यहाँ पे 13k, k से k आपस में कैंसिल होगी और हमें जो है 5/13 मिलेगी। तो साइन ए की रेशियो 5/13 होगी। tan ए की रेशियो हमें बतानी है। तो tan में p/b होती है। p की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, b की वैल्यू पुट कर लीजिए, k के कैंसिल होके 5/12 ये हमारी आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हमें जो है मान ज्ञात करना है 2 tan 30 इंटू कॉस 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हमें आंसर 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखिए। यानी इन दोनों का जो एंगल 85, 75 है उन्हें जो है 0 से 45 के एंगल में हमें चेंज करना है। तो आप सिंप्लीफाई जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण वाले जो सूत्र होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। इसे इस cot 85 को आप जो है cot 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए। इस cos 75 को आप cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया है यहाँ पे cot को cot हमने लिखा है और 85 को 90 माइनस 5 के फॉर्म में लिख दिया है। 90 में 5 घटाने से 85 होगी
फिर यहाँ पे भी कॉस को कॉस लिखा है और 75 को 90 माइनस 15 करने से 75 मिलेगी। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कॉट 90 माइनस थीटा हो तो वो tan थीटा हो जाती है, और थीटा की वैल्यू यहाँ 5 है तो ये tan 5 हो जाएगी। उसी तरह से ये कॉस 90 माइनस थीटा जो है sin थीटा हो जाती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15 है तो ये sin 15 हो जाएगी। और फाइनली ये जो हमें थीटा 0 से 45 के बीच लानी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 से 45 के बीच में आ चुकी है, 5 और 15। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस शंकु का हमें आयतन निकालना है। तो शंकु की ऊंचाई हमें दी गई थी, उसे लिख लेंगे। एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी दी गई है, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हमें शंकु का आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच होती है। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर स्क्वायर तो 7 इंटू 7, और एच की वैल्यू 12 दी गई थी तो हमने यहाँ से 7 से 7 को कैंसिल किया है, 3 से 12 को 4 टाइम्स में किया है, 4 इंटू 7 इंटू 22 कर लेंगे तो फाइनली हमें जो है 616 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन मिलेगी। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दी गई है 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या नीचे दी गई है। 10 मैच खेला है किसी गेंदबाज ने, उसने पहले मैच में 2, दूसरे में 6, इस तरह से विकेटों की संख्या यहाँ पे दी गई है। हमें बतानी है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें बहुलक निकालनी है, तो बहुलक आपको पता है कि बहुलक वो संख्या होती है जो बहुत बार आई होती है, यानी कि ज़्यादा बार आई है। तो इसमें किस मान की जो है बारंबारता अधिक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ज़्यादा दिख रही है 3 टाइम्स, 1, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इस आंकड़े में आप देखेंगे 2 जो है 3 टाइम्स है, आप देख सकते हैं नीचे भी। तो यहाँ पे बहुलक जो है 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है, श्रेया 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। एक चित्त की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणामों की जो संख्या होती है, NS की वैल्यू, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो हमें क्या क्या आने की संभावना है। जब 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो दोनों पे हेड भी आ सकती है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकती है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकती है, या दोनों पे टेल होगी। तो यहाँ पे जो घटनाएं बन रही है टोटल 4 बन रही है। तो यहाँ पे NS की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसके बाद हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो एक चित्त की प्रायिकता निकालनी है। तो एक चित्त का मतलब होता है हेड। तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, एनी की वैल्यू, एक चित्त यानी एक हेड। तो एक हेड होने के लिए हेड टेल भी होगा, टेल हेड भी होगा, और हेड हेड में भी एक हेड तो है ही। तो इस तरह की घटना जो एनी की वैल्यू जो है ये 3 हो जाएगी। और प्रायिकता हम निकाल लेंगे दोनों को डिवाइड करके, तो प्रायिकता P = NE/NS हो जाएगी, जहाँ पे एनी जो है चित्त आने की है एक, कम से कम एक, और ये कुल है तो ये 3/4 ये हमारी आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और -1, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हमने वो बिंदु ले लिया है A और वो बिंदु B ले लिया है, और इन बिंदुओं को जोड़ने वाले यहाँ जो रेखाखंड है AB, उसको हमने विभाजित करने वाला बिंदु यहाँ पे हमने P लिया है। आप देख सकते हैं इसके निर्देशांक को हमने XY लिया है, इसके निर्देशांक को X1Y1 और इसके निर्देशांक को X2Y2 लिया है। और अनुपात यहाँ पे हमें 2:3 दी गई थी। M1 को 2 लेंगे हम लोग, M2 को 3। उसके बाद विभाजन सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र से ही जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हो जाएंगे। विभाजन सूत्र से x निर्देशांक के लिए M1x2 प्लस M2x1/M1 प्लस M2 हो जाएगी, और y निर्देशांक के लिए M1y2 प्लस M2y1/M1 प्लस M2 हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप, आपको जो है आंसर मिल जाएगी। चलिए पुट कर लेते हैं। P
पी बिंदु के एक्स निर्देशांक के लिए यहाँ पे m1 x2 करेंगे तो m1 की वैल्यू आपको 2 मिली थी, और x2 यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ से x2 की वैल्यू, तो यहाँ आप देखेंगे कि -1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू -1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे m2 की वैल्यू यहाँ देखेंगे 3 है, 3 इंटू x1 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, तो फर्स्ट में 4 दी गई है तो 3 इंटू 4 हो जाएगी। अब नीचे 2 + 3 करनी है, m1 + m2, एक 2 है एक 3 है, तो नीचे यहाँ भी 2 + 3 होगी। अब यहाँ का देखेंगे m1 y2, तो m1 की वैल्यू 2 है और y2 यहाँ से लेंगे तो y2 यहाँ पे आपको 7 मिलेगी। उसी तरह से आप पुट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे -2 + 12 आ जाएगी, दोनों को घटा लेंगे तो 10/5 आएगी। फाइनली कट के x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ पे 7 × 2 = 14 हो जाएगी, 3 × 3 = 9, माइनस में 9 हो जाएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5, और नीचे भी 5 ही है, तो 5/5 ये फाइनली y की वैल्यू कट के 1 आ जाएगी। तो हमारी जो निर्देशांक होगी बिंदु P की, वो निर्देशांक एक 2 और एक 1 है, तो x की वैल्यू 2 है तो इसकी निर्देशांक 2, 1 हो जाएगी। ये हमारी आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदुएं संरेखी हो। ये जो 3 बिंदुएं दी गई है हमें, ये तीनों बिंदुएं संरेखी हैं, तो k का मान क्या होगा। तो संरेखी बिंदु जो है तीनों एक ही रेखा पर होती है, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, तो तीनों एक ही रेखा पर है। हमने ले लिया है इसे 2, 3, इसे 4k और इसे 6, -3 लिख लिया है। पहली बिंदु की जो निर्देशांक होती है x1, y1, दूसरे की x2, y2, तीसरे की x3, y3 होती है। अब यहाँ तीनों बिंदुएं समरेखी है, तो जो त्रिभुज बनेंगे उनका क्षेत्रफल जो है 0 होगा। तो नीचे चलते हैं, तो क्षेत्रफल यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, यहाँ से x1, x2, y सब हमने ऊपर लिख दिया था, वहीं से आप अच्छे से पुट कर लीजिए। x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y2 आप देखेंगे तो k हो जाएगी, और y3 की वैल्यू -3 था, तो ये माइनस +3 हो जाएगी। उसी तरह से सारे वैल्यू को हमने पुट कर लिया है, आप अच्छे से मिला के देख लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम इस 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगी, और फिर 2 × 3 = 6 हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 6 × 3 = 18, और 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे -k से, तो -6k हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 6 × 4 = 24 हो गई यहाँ पे माइनस में। उसके बाद ग्रुपिंग कर लिया, ये 2k और ये -6k एक जगह पे लिख लिया हमने। फिर ये 6 को यहाँ पे लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है, फिर 18 को यहाँ पे हमने लिखा है। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4k हो जाएगी। उसके बाद 18 में 6 को जोड़ेंगे 24, और ये -24, ये दोनों फिर फाइनली आपस में कट जाएगी, तो 1/2 इंटू यहाँ पे आएगी -4k, यहाँ से 2 से ये कट जाएगी 2 टाइम्स में, तो -2k = 0 हो जाएगी। फाइनली k = 0/-2, और फिर से हमें k की वैल्यू आखिर 0 ही मिलेगी, तो ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हमने यहाँ पे बना लिया है, B समकोण है 90 डिग्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमें AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई है, लिख लिया हमने। एंगल ACB 30 डिग्री है, यानी एंगल C पे यहाँ पे 30 डिग्री हमने बना लिया है। भुजाओं BC और AC की लंबाई बताइए, हमें BC और AC की लंबाई बतानी है। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे हमने यहाँ पे थीटा लिया है, तो थीटा के सामने आपको पता है P होती है, और ये बेस हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, यानी कि लंब आधार, और ये कर्ण हो जाएगी। तो हमें जो है कर्ण और आधार निकालनी है, तो B और H निकालनी है। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अब हमें जो है पहले इन दोनों की रेशियो बनानी है, AB और BC की रेशियो बनानी है, AB/BC, तो ये P/B की रेशियो बनेगी tan 30 डिग्री में। यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया है, तो AB की वैल्यू 5 दी गई है, BC हमें निकालनी है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC = इधर से
5√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो BC की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम दूसरा रेशियो बनाएंगे। तो अब हम AB और AC की रेशियो बनाते हैं। AB बाई AC, तो AB बाई AC की रेशियो में ये चली जाएगी, AB P है और AC H है, तो P बाई H की रेशियो साइन में चली जाती है और थीटा की वैल्यू 30 है, तो ये साइन 30 हो जाएगी। फिर इस पर वैल्यू हमने पुट कर लिया। AB की वैल्यू 5, AC को AC लिखा है और साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है AC इक्वल टू 10 मिलेगी। तो दोनों ही वैल्यू आपस में दोनों ही वैल्यू आ चुकी है हमारी, बेस और कर्न। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद सेक 4a को हमने जो है चेंज किया है। सेक 4a के जगह हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस जो थीटा होती है वो सेक थीटा बन जाती है। तो सेक थीटा को हम कोसेक 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा 4a का काम करेगी। और इधर वाले वैल्यू को हमने ऐसे ही लिख लिया है। उसके बाद कोसेक से कोसेक को हमने कैंसिल किया है और यहाँ पे ये वैल्यू को हमने लिख लिया है, यहाँ पे ये वैल्यू को लिख लिया है। उसके बाद इस -4a को और इधर से इस a को इस साइड लाया तो ये -a हो गई है, और यहाँ से -20, इधर ये 90 को इधर लेंगे तो -90 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5a हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -110 हो जाएगी। फिर इधर -5 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल भी हो जाएगी यहीं पे, तो 110/5 हो जाएगी। 5 से 110 कट जाएगी, 22 टाइम्स में, तो ए की वैल्यू 22, ये हमारी आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन करना हमें। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है हमें, और फिर इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। 3/4 गुनी हो, यानी कि 3 ऊपर छोटा है तो हमें जो है छोटा समरूप त्रिभुज बनाना है इसके। और पहले तो हमें मेन त्रिभुज बनाना है जो कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर बेस को लिया है। ये 4 सेंटीमीटर हमारा है ABC। फिर इस पे हमने जो है पॉइंट B से एक चाप लिया है इधर से 3 सेंटीमीटर का, जो कि यहाँ पे कटी है इस तरह से। और फिर हमने पॉइंट C से इधर से 5 सेंटीमीटर लिया है, जो चाप यहाँ पे कटी है। और फाइनली हमारा ये त्रिभुज बन गया है इस तरह से। ये ABC हमारा त्रिभुज बन गया है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने जो है पॉइंट B से, उसके बाद हमने पॉइंट B पे न्यून कोण बनाया है। इस तरीके से न्यून कोण आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यून कोण बनाया है। और इसमें जो सबसे बड़ी रेशियो है, इसमें जो सबसे बड़ी रेशियो है आप देखेंगे 4, उतना ही पार्ट में हमें इसे डिवाइड करनी है। तो 1, 2, 3, 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। और हमें छोटा त्रिभुज बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इस 4 से इस C को बंद कर देना है। यहाँ से एक लाइन खींच के इसे हमें बंद कर देनी है। और फिर ये एंगल को बनाते हुए ये जितनी एंगल है वही एंगल हमें B3 पर क्रिएट करनी है, B3 पर वही एंगल बनानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही एंगल को हमने B3 पर बनाया है, तो यहाँ से एक लाइन गई है पैरेलल। फिर हमें यही काम को ऊपर करना है। यहाँ जो एंगल दी गई है, यहाँ पे एंगल जो है, यही एंगल को इस पॉइंट पे बनानी है C' पे। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पे एंगल बनाया है और ये लाइन यहाँ पे गई है। और फाइनली ये जो छोटा वाला त्रिभुज आया है, यही हमारी जो है समरूप त्रिभुज होगी, छोटी त्रिभुज होगी, जिसका नाम होगा A', B और यहाँ का नाम है C'। तो A', B और C', यही हमारी जो है A', B, C', ये अभिष्ट त्रिभुज होगी।
क्वेश्चन नंबर 13 फिर से कंस्ट्रक्शन है। हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और फिर केंद्र से 7 सेंटीमीटर स्थित दूर एक बिंदु से वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाओं के युग्म खींचने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, तो सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया है। यहाँ ये हमारा केंद्र है, ये 3 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ से केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी लिया है। फिर ये जो ओ से लेकर पी तक की ये जो व्यास है, इसका हमने जो है लंब समद्विभाजक खींचा है। तो यहाँ पॉइंट पी से रख के हमने एक चाप खींचा है आधा से ज़्यादा लेकर, फिर पॉइंट ओ से उसी चाप को बिना हिलाए हमने कट किया है। तो यहाँ से एक लंब समद्विभाजक रेखा मिली है और फिर इस लंब समद्विभाजक की जो ये पॉइंट मिली है हमें, इससे होते हुए हमने फिर से एक वृत्त खींचा है जो बिंदु P और O से होकर गुजरी है, जो पहले वाले सर्कल को बिंदु A और बिंदु B पे कट की है। वहीं से हमने P को PA और यहाँ से P को PB से मिला दिया है। यही हमारी जो है PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो फर्स्ट नंबर में, और दूसरे में दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। लीप ईयर्स को हमें छोड़ देना है, यानी हमें उस साल में प्रायिकता प्राप्त करनी है जो लीप ईयर नहीं पड़ती, यानी 365 दिन वाले। तो यहाँ पे एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या अगर लीप ईयर को छोड़ देते हैं तो NS की वैल्यू हमें 365 मिल जाएगी। अब जब सविता और हमीदा के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो ये पहली जो घटना है N1 ये 364 होगी। क्यों होगी, चलिए इसे समझते हैं। दोनों के जन्मदिन अगर भिन्न भिन्न होंगे तो क्या क्या संभावनाएं बनेगी, तो भिन्न भिन्न होने के लिए जैसे कि मान लेते हैं सविता की जन्मदिन जो है 1 जनवरी है। सविता की जन्मदिन अगर मान लेते हैं उसका जन्म 1 जनवरी को होती है, तो अगर भिन्न भिन्न जन्मदिन होना है तो उसकी जो दूसरी फ्रेंड है हमीदा, उसकी जन्मदिन कब होनी चाहिए, तो ये 2 जनवरी हो तो भी भिन्न होगी, 3 जनवरी हो तो भी भिन्न होगी, 4, 5, 6 जनवरी में हो या फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो। यानी कि 1 जनवरी को छोड़ के बाकी किसी दिन भी अगर हमीदा का जन्म होता है तो हम कहेंगे कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हैं। तो यानी कि 1 जनवरी को छोड़ के बाकी कितने दिन बच गए हैं, तो 364 दिन हैं उसके जन्म लेने की हमीदा के, ताकि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे। इसीलिए यहाँ पे NE1 की वैल्यू 364 होगी। अब बस इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए, PE1 इक्वल टू NE1/NS करके 364/365 हो जाएगी। उसके बाद 2 नंबर में जब दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होंगे, तो एक ही दिन होने के लिए तो एक ही दिन होंगे। जैसे कि 1 जनवरी को जन्म हुआ है अगर सविता का, तो दूसरे की भी जन्मदिन 1 जनवरी ही होनी चाहिए अगर एक ही दिन होगी तो ऐसे दिनों की संख्या कितनी है, तो वो एक ही दिन हो सकती है, चाहे 1 जनवरी हो चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन दोनों एक ही दिन होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि दोनों की जन्मदिन एक ही दिन होगी। तो इसकी एक ही संभावना है, एक ही दिन की संभावना है, इसलिए इसकी प्रायिकता इसकी NE2 हमने इस घटना को लिया है, दूसरी घटना है इसीलिए हमने इसे NE2 लिया है। तो PE2 इक्वल टू NE2/NS हो जाएगी। फाइनली 1/365 इसकी आंसर होगी। उम्मीद है समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दी गई है हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है ये। तो इसमें दी गई एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे हमने एक बनाया है मीनार, AB को हमने मीनार लिया है और इसकी छाया जो है जब 60 से 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण होता है तो इसकी छाया अधिक लंबी 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है उन्नतांश घटने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये 40 मीटर होगी CD। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया, माना ये भी एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई उस समय 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश
60 से घटकर 30 हो जाता है। हमें मीनार की ऊंचाई ए बी निकालनी है। तो हमने मान लिया है, माना कि बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। ये जो बी सी है इसे हमने एक्स मीटर मान लिया है। इसकी लंबाई हमें नहीं पता थी तो हमने एक्स मीटर यहाँ पे मान लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम इस ट्रायंगल ए बी सी में रेशियो लेंगे। तो हमने ए बी और बी सी की रेशियो ली है, ए बी और बी सी की। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने पी होती है तो ये बी हो जाएगी। तो पी बाई बी की रेशियो ये 10/60 में चली जाएगी। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया है वैल्यू को पुट। ए बी हमें नहीं पता थी, बी सी की वैल्यू को हमने एक्स माना था, एक्स पुट कर लिया। और 10/60 की वैल्यू √3 होती है, इसे हम √3/1 कर लेंगे। अब फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इक्वल टू एक्स √3 मिलेगी हमें। अब फिर से हमें ट्रायंगल को चेंज करना है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में काम करेंगे। अब हम ए बी डी में इस ट्रायंगल में हम रेशियो बनाएंगे ए बी, और यहाँ से बी डी की रेशियो बनाएंगे, पूरी रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है ए बी बाई बी डी, फिर से पी बाई बी ही बनेगी, लेकिन इस बार थीटा जो है यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगी। ए बी को हम ए बी ही लिखेंगे, बी डी को हम, तो यहाँ पे बी डी में ये वैल्यू x थी और ये वैल्यू 40 थी। तो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे सॉरी, तो आप देखेंगे ये शुरू में x माना था हमने और ये 40 दी गई थी, तो इसे हम x + 40 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/√3। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है ए बी √3 से मल्टीप्लाई होगी और ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो √3 ए बी हो जाएगी और इधर x + 40 हो जाएगी। उसके बाद √3 को हमने इधर भेज दिया है तो √3 इधर डिवाइड में आ गई है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे ये आ चुकी है। इक्वेशन 1 ये हमारा है, इक्वेशन 2 ये है। तो ये भी ए बी की ही वैल्यू है, ये भी ए बी की ही वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों को इक्वेट किया गया है। समीकरण 1 और 2 से ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हमने इक्वेट कर लिया है। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, ये 1 से मल्टीप्लाई हुई है। तो इधर हो गई है x √3 इंटू √3 और इधर x + 40। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 √9 होगी। √9 से फिर हमें 3 मिलेगी तो ये 3x हो जाएगी फाइनली। और इधर x + 40, फिर x को हम इधर ले आएंगे तो ये -x हो जाएगी 3x के साथ इक्वल टू 40। तो ये 2x इक्वल टू 40, तो फाइनली x इक्वल टू 40/2 हो जाएगी। और फिर इसे हम कट कर लेंगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो हमें मीनार की ऊंचाई ए बी निकालनी थी। तो ए बी के लिए हमने 2 समीकरण ऊपर में लाया था। तो मीनार की ऊंचाई ए बी के लिए जो दोनों में से आपको सही लगे वो समीकरण, तो हमने समीकरण 1 का इस्तेमाल किया है। तो समीकरण 1 में जो ए बी की वैल्यू थी वो x √3 थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे x √3 है तो उसे ही हमने लिख लिया है और उसमें x की वैल्यू को पुट कर लिया है, x √3। तो x की वैल्यू 20 आई है, तो 20 √3 मीटर ये मीनार की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है, भुजा 5 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है इस तरह से। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अर्धगोले का जो व्यास है 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे इसका हाफ करके, तो 4.2/2 हो जाएगी, कट के ये 2.1 हो जाएगी। अब हमें इस ठोस का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जो है, तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे अर्धगोला रख दिए हैं ऊपरी पृष्ठ पे, तो ऊपरी पृष्ठ पे जो है एक ये सर्कल की, ये जो सर्कल टाइप की जो एरिया है उतनी कम हो जाएगी पूरे में। तो हमने घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हमने एक सर्कल के एरिया को, एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया है और उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया है 2πr², क्योंकि इसके ऊपर रखने से एक सर्कल टाइप का जो एरिया है वो ढक जाएगी, इसलिए उतना एरिया हमने कम कर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। और फिर एक अर्धगोला रखा गया तो अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरी आएगी, तो उसे हमने लिख लिया है। और फाइनली इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ये 2πr² है, ये 1πr² है, और दोनों माइनस प्लस में तो घटेगी, और ये प्लस में वैल्यू है तो प्लस में πr², 1πr² बचेगी प्लस में। इसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया है, 6 इंटू ए की वैल्यू 5 थी, तो ये a² में 5 इंटू 5 हो जाएगी। इधर 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगी। अब इसे हमने कट कर लिया है 7 से 0.3 टाइम्स में, और तीनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये आई है 13.86, और इधर तीनों को मल्टीप्लाई करने से 150, दोनों को हमने ऐड कर लिया है तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दी गई है, तो इसमें जो है एक बर्तन है, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार बेलन के आकार की गर्दन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलाकार कांच का बर्तन है, इस तरह से इसका जो गर्दन है वो एक बेलन के आकार की है। गर्दन की लंबाई हमें जो है 8 सेंटीमीटर दी गई है, और व्यास इसका जो है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर दी गई थी हमें, तो उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे d/2 करके, ये हाफ होके 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद इसकी ऊंचाई भी हमें दी गई थी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो लिख लिया हमने। फिर जब ये गोलाकार भाग का हमें व्यास दिया गया था 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर लिया है, इसकी त्रिज्या को हमने स्मॉल आर लिया है, तो ये 8.5/2 हो जाएगी। उसके बाद इसमें कितना पानी रखा जा सकता है उसका हमें आयतन निकालना है। तो इसमें दो आकृति बन रही है, एक जो है बेलन और एक गोले। तो यहाँ पे बेलन का आयतन होगा और गोले का आयतन, दोनों को आपस में ऐड करना होगा। तो बेलन का आयतन πr² होती है, और गोले का आयतन जो है 4/3 πr³ होती है। दोनों तरफ r अलग है, ध्यान रखना है। एक तरफ हमने स्मॉल r लिया है, एक तरफ कैपिटल R। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन जो होगी वो सिर्फ पाई होगी, तो पाई को हमने कॉमन ले लिया है। बाकी यहाँ पे πr² बचेगी, यहाँ पे 4/3 और r³ बचेगी। दोनों r, एक कैपिटल एक स्मॉल है, आप देख सकते हैं। फिर हमने वैल्यू को पुट किया है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने ले लिया है 3.14। मैंने इस क्वेश्चन को बुक में देखा था, बुक में जो है पाई की वैल्यू 3.14 लेके बनाई गई है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3.14 लिया है। वैसे इस क्वेश्चन में दी नहीं गई है कि आप 3.14 लीजिए, तो आपकी मर्जी है, ये आप 3.14 लेके भी बना सकते हैं, और नहीं तो 22/7 भी लेके बनाएंगे तो आपका जो है गलत नहीं होगा। फिर हमने वैल्यू पुट कर लिया है 1 × 1 इंटू एच की वैल्यू 8, फिर 4/3, और r³ बड़ी r की जो वैल्यू है 8.5/2 है, तो इसे 3 टाइम्स में हमने लिख लिया है 3 बार। फिर इसे हमने लिखा है 3.14, यहाँ पे ऐड करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगी। फिर इन तीनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतनी आएगी। फिर यहाँ से मैंने कट किया था 4 को 2 टाइम्स में, फिर 2 से 2 भी कट हो गई थी, फाइनली ये 3 और 2, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगी। फिर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसे हम 8 से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 346.512086 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हमें लेनी है, तो फाइनली 346.51 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उस बच्ची ने जो 345 निकाला था, तो यानी हम कह सकेंगे कि बच्चे का उत्तर जो है सही नहीं है, गलत है। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल, बारंबारता दी गई है, और इनका हमें जो है माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल और बारंबारता को हमने लिख लिया है सेम टू सेम।
100 से 150, 150 से 200 देख सकते हैं। फिर बारंबारता 4, 5, 12, 4, 5, 12 सारे को अच्छे से नोट कर लेना है। उसके बाद अगली टेबल में आपको जो है वर्ग चिन्ह निकालनी है, जिसे हम XI कहते हैं, और ये बारंबारता जो है वो FI होती है। तो उसके अगली टेबल में आपको जो है FI इंटू XI करनी है, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसे हमें मल्टीप्लाई करके लिखनी है, गुना करके। तो चलिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होती है? तो वर्ग चिन्ह जो है दोनों वर्ग अंतरालों की बीच की जो बिंदु होती है उसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो भी आपकी वर्ग चिन्ह निकल जाएगी। नहीं तो 100 से 150 के बीच की जो पॉइंट होगी क्या होगी? तो हमें पता है 100 से 125, फिर 125 से 150, तो बीच में जो है 125 आएगी। उसी तरह से 150 और 200 के बीच की पॉइंट क्या होगी? तो 175 होगी। 200 से 250 के बीच की पॉइंट 225 होगी। उसी तरह से हमने सारे को लिख लिया है। और नहीं तो जितना का डिफरेंस है देख सकते हैं, डिफरेंस 50-50 का है, तो इसमें आप 50-50 ऐड करते चले जाइए तो आपका सारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। फिर आपको क्या करनी है? तो इस FI को इस XI से मल्टीप्लाई करनी है। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हो जाएगी। 175 को 5 से करेंगे तो ये 875 हो जाएगी। फिर हमने 12 को 225 से किया है तो ये 2700 हो गई है। फिर इसे हमने किया है, ये इतना हो गया है, ये इससे किया है 650 हो गई है। अब हमने इन सारे वैल्यू को ऐड किया है। आप देख सकते हैं इन सारे बारंबारताओं को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे 4 + 9 + 12 + 2 + 2 तो ये 25 हो गई है। फिर इन सारे FI XI को ऐड किया है तो इसे हम सिग्मा FI XI कहेंगे। तो इसे हमने यहाँ पे लिख लिया है 5275 होगी। और जब सारे बारंबारताओं को ऐड करते हैं तो ये सिग्मा FI होती है। तो माध्य अब निकालनी थी, अब लास्ट है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हमारी ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, ये 25 नीचे की वैल्यू, दोनों में डिवाइड कर लेंगे तो ये फाइनली जो है 211 टाइम्स में कट जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक निकालिए। हमें बहुलक निकालनी है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। तो इसे हमने नीचे लिख लिया है। इसमें आपको कुछ नई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बारंबारता दी गई है, वर्ग अंतराल दी गई है, उसे आप लिख लीजिए, बारंबारता लिख लीजिए। तो लिख लिया है हमने 5, 15, 15 से 25 यहाँ पे सारा लिख लिया है। फिर बारंबारता जो दी गई 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23 आप देख सकते हैं, सारे को हमने लिख लिया है। उसके बाद आपको क्या करनी है? आपको जो है बारंबारता में सबसे जो बड़ी बारंबारता है उसे ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 23 है। तो अधिकतम बारंबारता आपको ढूंढनी है। तो अधिकतम बारंबारता 23 मिली है, उसी के सामने आपको आना है, 23 के सामने आना है। 23 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये 35 से 45, ये आपकी जो है बहुलक वर्ग हो जाएगी। आप देख सकते हैं 35 से 45 ये आपकी बहुलक वर्ग हो जाएगी। अब बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो F1 हो जाएगी, उससे ठीक ऊपर वाला F0 हो जाएगी, उससे ठीक नीचे वाला F2 हो जाएगी। तो हमने सारे को नीचे लिख लिया है, देख सकते हैं। बहुलक वर्ग जो आई थी वो 35 से 40 होगी, और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसे हम L कहते हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो उसे हम H कहते हैं। तो 35 से 45 10-10 का डिफरेंस, H की वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर F0 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 21 हो जाएगी, F1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 23 हो जाएगी, F2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे ये 14 हो जाएगी। अब हमें बहुलक का फॉर्मूला लिखना है। तो बहुलक का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, बहुलक बराबर होती है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट कर दिया है, 35 हो जाएगी L की वैल्यू। यहाँ पे F1 माइनस F0 करेंगे तो 23 माइनस 21 हो जाएगी, नीचे 2 F1 करेंगे तो 2 इंटू 23, फिर माइनस F2 तो माइनस 21 माइनस F0
तो -21 हो जाएगी, F2 में -14 हो जाएगी, इंटू H की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो 2 आएगी। फिर इसे हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें 14 को 21 से करेंगे तो 35 होगी, इंटू 10। उसके बाद 35 को हमने 35 लिखा है यहाँ पे, और ये 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 20, और नीचे घटा दिया है तो 11। फिर 11 से 20 में डिवाइड किया है तो 1.8181 रिपीट होगी। फिर उससे हमने 35 से ऐड कर लिया है तो ये 36.81 आएगी। तो फाइनली ये हमारी बहुलक होगी। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।